मुझे खेद है, मुझे जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था, प्रोफेसर शर्मा ने कहा। हालांकि यह कहते समय वे पूरी तरह नव्या की ओर देखे भी नहीं थे। यह देखकर राजवीर व्यंग्य से मुस्कुराया। अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह की आधी अधूरी और झूठी माफी से कुछ भी ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर शर्मा तुरंत बोले, मैं नव्या से माफी मांग रहा हूँ, उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो आप उसकी ओर से फैसला क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर राजवीर नाराज नहीं हुआ। उसने उदासीन स्वर में कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं फिर भी आपको सुर्खियों में ला सकता हूँ। क्या आप खबरों में आना चाहेंगे? पास खड़े कुलपति ने तुरंत बीच बचाव करने की कोशिश की। राजवीर, हम इस मामले को अंदर ही सुलझा सकते हैं, इसे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर शर्मा नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति कौन है, लेकिन कुलपति उसे पहचानते थे। यह व्यक्ति 2 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। कुलपति यह भी जानते थे कि राजवीर के परिवार का कितना प्रभाव है। अगर उसने कहा कि वो इस मामले को बड़ा बनाएगा, तो वो निश्चित ही ऐसा कर सकता था। इससे यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। फिर कुलपति ने प्रोफेसर शर्मा को समझाने की कोशिश की। प्रोफेसर शर्मा, आपने जो किया है उस पर गंभीरता से विचार कीजिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए। आपको दूसरों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। कृपया नव्या से सच्चे मन से माफी मांगिए। अपनी जल्दबाजी और आवेश के लिए उनसे क्षमा मांगिए। यह सुनकर प्रोफेसर शर्मा घबरा गए। अगर यह मामला सचमुच खबरों में आ गया तो उनके लिए हालात और भी खराब हो सकते थे। अंततः उन्होंने अपना घमंड और अहंकार छोड़ दिया। धीमी आवाज में उन्होंने नव्या से माफी मांगी। नव्या, आज जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने अपने कार्यों पर ठीक से विचार नहीं किया। बिना ठोस सबूत के मैंने तुम पर आरोप लगाया और अपने ही छात्र के पक्ष में पक्षपाती हो गया। यह मेरी भूल थी। आशा है तुम इस बार मुझे माफ कर दोगी। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर मैं निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहूंगा। इस बार माफी पहले से कहीं ज्यादा सच्ची थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो कुलपति ने सभी से वहां से जाने को कहा। इसके बाद नव्या को उस अवधि के लिए एक नया प्रोफेसर दे दिया गया, जिसमें वह एक्सचेंज प्रोग्राम पर रहने वाली थी। यूनिवर्सिटी में ऐसा पहली बार हुआ था। फिर श्रेष्ठ शंकर ने कुछ देर नव्या से बातचीत की। जाने से पहले उन्होंने उससे कहा कि वह कभी कभी उनसे मिलने आया करे और बातचीत किया करे। श्रेष्ठ शंकर के जाने के बाद राजवीर ने हल्के से नव्या के कपड़ों को खींचा और उसे लेकर लैब से बाहर निकल गया। राजवीर तेज नहीं चल रहा था, इसलिए नव्या आराम से उसके साथ चलती रही। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। राजवीर सीढ़ियों के बीच में जाकर रुक गया। वहाँ आसपास कोई नहीं था। फिर वह मुड़ा और नव्या से बोला, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो तुम्हें अपनी भावना जाहिर करनी चाहिए। नव्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसने सिर उठाकर राजवीर के खूबसूरत चेहरे की ओर उलझन भरी नजर से देखा। उसकी आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। राजवीर ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम उन लोगों की परवाह नहीं करती, लेकिन किसी पर गलत आरोप लगना ऐसी बात है जो किसी को भी दुखी कर सकती है। इससे कोई भी अछूता नहीं रहता। क्या नव्या सच में दुखी थी? शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसके भीतर भी भावनाएं थीं। राजवीर जानता था कि भले ही वह बाहर से शांत दिख रही हो, उसके दिल में हल्की सी लहरें जरूर उठी होंगी। वह चाहता था कि वह अपनी भावना व्यक्त करे। नव्या ने कुछ क्षण सिर झुकाए रखा। फिर अचानक उसने अपनी बाहें फैलाईं और राजवीर को गले लगा लिया। उसने अपना सिर उसकी सीने से लगाकर हल्के से 2 बार रगड़ा। राजवीर का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। वह चाहता था कि नव्या अपना दुख जाहिर करे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इस तरह अपनी भावना व्यक्त करेगी। उसकी बाहें हवा में ही ठहरी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखे। काफी देर बाद नव्या ने उसे छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गई। एक बार फिर उसने चेहरा झुका लिया। इस बार उसके गाल हल्के लाल थे, जैसे उसे बहुत संकोच हो रहा हो। वह जानती थी
कि किसी पुरुष को इस तरह गले लगाना उचित नहीं था, लेकिन अभी कुछ क्षण पहले अचानक उसका मन किया था। राजवीर भी स्तब्ध रह गया था। उसे अपनी आवाज दोबारा पाने में थोड़ा समय लगा। तुमने मुझे गले क्यों लगाया? राजवीर बोला। क्योंकि पहले मैं बस चाहती थी नव्या हकलाने लागू। अपनी पुरानी जिंदगी में नव्या जब बहुत छोटी थी, उसे ठीक ठीक याद भी नहीं कि उसकी उम्र कितनी थी, लेकिन उसे याद था कि एक माँ और बेटी उस इंस्टीट्यूट में आई थी जहाँ वह रहती थी। बेटी बीमार थी, इसलिए इलाज के लिए वहाँ आई थी। दवा लेने के बाद उस छोटी लड़की को असहज महसूस हुआ। तब वह अपनी माँ की बाहों में सिमट गई थी। नव्या पास खड़ी देख रही थी। उस समय वह सोच रही थी कि क्या किसी को इस तरह गले लगाना आरामदायक होता है। वह भी किसी की सीने से सिर लगाकर महसूस करना चाहती थी। अभी राजवीर की बातों ने उसकी वह पुरानी याद फिर से जगा दी। दुख जाहिर करना ठीक है, और जब उसने राजवीर को देखा तो न जाने क्यों उसका मन उसे गले लगाने का हुआ। वह भी किसी की बाहों में सिमटना चाहती थी। नव्या को देखते हुए राजवीर के दिल में अचानक एक अजीब सा दर्द उठा। वह बीमार नहीं था, लेकिन एक अनजानी भावना थी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। वह आगे बढ़ा और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली बार जब तुम उदास हो तो मेरे पास आकर मुझे गले लगा सकती हो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेंगी, और सिर्फ तुम्हारे लिए, राजवीर बोला। नव्या ने खुद को उसकी बाहों में पाया। उसे न तो विरोध करने की जरूरत महसूस हुई, न ही उसे दूर धकेलने की इच्छा हुई। उल्टा उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। फिर राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ करोगी, किसी और को गले मत लगाना। तुमने मुझे पहले गले लगाया है, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुमने वादा नहीं किया तो अभी जो किया वह ठीक नहीं था, तुम्हें पाप लगेगा। नव्या तो राजवीर को आंखें बड़ी करके देखती रह गई। उसे समझ जो नहीं आया कि उसको पाप क्यों लगेगा। ये उन दोनों के गले मिलने में पाप पुण्य कैसे आ गया? नहीं, मैं बेशर्म नहीं हूँ, नव्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अच्छा, तो तुम मुझसे ये वादा कर रही हो कि ऐसे किसी और को गले नहीं लगाओगी? राजवीर ने नव्या की ओर देखते हुए कहा। हम। नव्या ने सिर उसके सीने में छिपाते हुए हल्की सी आवाज निकाली। चूंकि उसने अपना सिर नहीं उठाया, इसलिए वह राजवीर के चेहरे पर आई मुस्कान देख नहीं पाई। सीढ़ियों से नीचे पहुंचने के बाद नव्या राजवीर के साथ शेट्टी रेजिडेंस गई। शेट्टी रेजिडेंस वह अपार्टमेंट नहीं था जहां वे इस समय रह रहे थे, बल्कि वह विशाल हवेली थी जहां मास्टर शेट्टी रहते थे। उस हवेली के अंदर एक मेडिकल रूम था। यह मेडिकल रूम खास तौर पर राजवीर के लिए बनवाया गया था। उस कमरे में बहुत सारा मेडिकल उपकरण था। नव्या के अलावा परिवार ने एक और निजी डॉक्टर भी रखा हुआ था। हालांकि राजवीर हमेशा इस व्यवस्था का विरोध करता रहा था। इस बार राजवीर अपनी मासिक मेडिकल जांच के लिए वापस आया था। वह हर महीने एक नियमित चेकअप करवाता था। आमतौर पर सामान्य लोगों को साल में सिर्फ एक बार चेकअप की जरूरत होती है, लेकिन शेट्टी परिवार को तो यह भी पसंद नहीं था कि राजवीर हर हफ्ते चेकअप नहीं करवाता। दिल की बीमारी पूरे रक्त संचार तंत्र को प्रभावित कर सकती है। इससे शरीर के अन्य अंगों में भी समस्या हो सकती है। इसीलिए नियमित जांच जरूरी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजवीर के शरीर में कोई और समस्या न हो। जैसे ही मास्टर शेट्टी ने नव्या और राजवीर को एक साथ घर में प्रवेश करते देखा, वह अपने चेहरे की मुस्कान छिपा नहीं सके। आह, कितने सालों से वह इस दृश्य का इंतजार कर रहे थे। इस बार आखिरकार उन्हें वह दृश्य देखने को मिल ही गया। भले ही राजवीर उसे औपचारिक रूप से अपने गार्जियन से मिलाने नहीं लाया था, लेकिन वे दोनों साथ में आ रहे थे। यह तो लगभग वैसा ही था जैसे उसे घर लाकर माता पिता से मिलवाना। तो फिर शादी कितनी दूर है और उनके परपोते पोतियां कितनी दूर है। जब दूसरा डॉक्टर राजवीर की जांच कर रहा था, तभी राजवीर ने बगल में रखा स्टेथोस्कोप उठाकर नव्या की ओर बढ़ा दिया। मेरी धड़कन सुनो, राजवीर ने कहा। नव्या ने स्टेथोस्कोप लिया और उसे पहन लिया। उसके छोटे हाथ ने स्टेथोस्कोप को थामकर राजवीर के सीने पर रखा। वह उसके दिल की धड़कन सुनने लगी, एक एक धड़कन।
उसका दिल मजबूती से धड़क रहा था। उसकी धड़कन इस बात का प्रमाण थी कि वह अभी भी जिंदा था। दूसरी ओर राजवीर नव्या के हाथ को अपने दिल पर चलते हुए देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका दिल और कितने समय तक धड़केगा, लेकिन वह उम्मीद करता था कि जब भी वह उसकी धड़कन सुने, उसे वही धड़कन सुनाई दे। दूसरी ओर नवल खत्री मिस्टर गौतम के घर पहुंचा। मिस्टर गौतम गोयल परिवार के वर्तमान मुखिया के चचेरे भाई थे। परिवार में उनका एक सम्मानित स्थान था, लेकिन इस समय उनके दिमाग में एक ट्यूमर था। इसके कारण उनके हाथ पैरों में कमजोरी आ गई थी। साथ ही उन्हें किसी भी समय बेहोश होने की संभावना थी। इसी वजह से मिस्टर गौतम लगभग 1 महीने से बिस्तर पर थे। अगर जल्द ही सर्जरी नहीं की गई तो ट्यूमर बढ़ता रहेगा और मस्तिष्क पर दबाव डालेगा। इससे ऑपरेशन और भी जोखिम भरा हो जाएगा। सर्जरी में पहले से ही काफी खतरा था, इसलिए अधिकांश सामान्य अस्पताल इस ऑपरेशन की सफलता की गारंटी नहीं दे पा रहे थे। गोयल परिवार ने कई अस्पतालों से परामर्श लिया था। सभी ने बताया कि ऑपरेशन की सफलता दर बेहद कम है। चूंकि मिस्टर गौतम इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने ट्यूमर के साथ ही जीवन जीने का फैसला किया, क्योंकि इंसान को जीवन केवल एक ही बार मिलता है। वह अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। उनकी जिंदगी पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद नवल खत्री कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजे के बाहर किसी ने उसे रोक लिया। मिस्टर खत्री, कोई आपसे बात करना चाहता है। क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? नवल खत्री का चेहरा पूरी तरह शांत और संयमित था। उसने जवाब दिया, माफ कीजिए, संभव नहीं है। मेरे पहले से कुछ और कार्यक्रम है। नवल खत्री सामने वाले की पहचान और मंशा का अंदाजा लगा चुका था। उसे उस पल से ही पता था जब उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया था। वह लगभग समझ चुका था कि मिस्टर अनिकेत क्या चाहता है। हालांकि मिस्टर गौतम वह मरीज थे जिन्हें उनके डीन ने स्वयं स्वीकार किया था, इसलिए इस मामले में वे अपना निर्णय नहीं बदलने वाले थे। मिस्टर अनिकेत क्या कहते हैं या कैसी शर्तें रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नवल खत्री के जवाब ने मिस्टर अनिकेत के आदमियों को मुश्किल में डाल दिया। उनके पास अपने मालिक की पहचान बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिस्टर खत्री, मेरे मालिक गोयल ग्रुप के चेयरमैन हैं। नवल खत्री हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्षमा कीजिए, लेकिन इसके बाद मेरे और भी कार्यक्रम हैं। अगर चेयरमैन गोयल को मुझसे कोई जरूरी बात करनी है तो कृपया बाद में अपॉइंटमेंट ले लें। मिस्टर अनिकेत के आदमियों ने उम्मीद नहीं की थी कि नवल खत्री इतने सख्त और अड़ियल साबित होंगे। इससे उनके लिए स्थिति और कठिन हो गई, लेकिन वे नवल खत्री को जबरदस्ती रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए फिलहाल उन्हें जाने देना पड़ा। जब वे नवल खत्री को साथ ले जाने में असफल रहे तो वे वापस जाकर अपने मालिक को स्थिति की जानकारी देने लगे। रिपोर्ट देते समय अनन्या भी मिस्टर अनिकेत के ऑफिस में मौजूद थी। रिपोर्ट सुनते ही अनन्या के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वह लंबे समय से विक्टोरिया हॉस्पिटल के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि वे उसके अंकल का केस लें। उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि वे पहले ही ऐसा कर चुके थे, लेकिन मिस्टर अनिकेत खुश नहीं थे। उन्होंने अपने आदमियों को इशारे से बाहर जाने को कहा और अपनी बेटी से बोले, तुम खुश क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे चाचा के शेयर विक्टोरिया हॉस्पिटल के हाथ में चले गए तो हमारे परिवार को कितना नुकसान होगा? हो सकता है इससे परिवार और गोयल ग्रुप को नुकसान हो, लेकिन अंकल की जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बात लाइफ और डेथ की हो तो हमें इतना हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। पहले उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बाद में पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। अनन्या बोली, तो तुम चाहती हो कि शेयर बाहरी लोगों के हाथ में चले जाए? तब तक इंतजार करें। क्या तब बहुत देर नहीं हो जाएगी? तुम्हारे अंकल बीमार हैं, इसलिए भ्रमित हैं। लेकिन तुम क्यों भ्रमित हो? मिस्टर अनिकेत बोले, मैं भ्रमित नहीं हूँ। बचपन से अंकल ने ही मेरा ख्याल रखा है। मेरी नजर में उनकी जिंदगी उनके शेयरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनन्या जानती थी कि उसके अंकल
बेहद दयालु व्यक्ति थे। पहले वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन उसकी बातों ने उसके पिता को और क्रोधित कर दिया। तुम चाहती हो कि वह जिंदा रहे क्योंकि वह तुम्हारा समर्थन करते हैं, है ना? मिस्टर अनिकेत चिल्लाए। इस समय बोर्ड का आधा हिस्सा अनन्या का समर्थन करता था, जबकि बाकी आधा विद्युत का। और जो लोग अनन्या का समर्थन करते थे उनमें सबसे प्रभावशाली मिस्टर गौतम थे। यह सुनकर अनन्या ठंडी हंसी हंसी। ओ, आप नहीं चाहते कि वे मेरा समर्थन करें? तो क्या आप चाहते हैं कि वे आपके उस नाजायज बेटे का समर्थन करें? या आप चाहते हैं कि मेरे अंकल मर जाएं? वे आपके चचेरे भाई हैं। आप दोनों के दादा एक ही थे। अनन्या बोली। अनन्या, अपनी जुबान संभालो। मैं तुम्हारा पिता हूँ और जिस नाजायज बच्चे की तुम बात कर रही हो वह तुम्हारा भाई है। मिस्टर अनिकेत चिल्लाए। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, मेरा कोई भाई नहीं है। अनन्या ने भी उसी लहजे में कहा। मिस्टर अनिकेत तुरंत खड़े हुए और अनन्या के पास आकर उसके सामने रुक गए। उन्होंने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। चटाक, बकवास। तुम गोयल परिवार की बेटी हो। तुम्हारी मैनर कहाँ है? तुम अब भी इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम मुझे बेहद निराश करती हो। मिस्टर अनिकेत उसे घूरते हुए बोले। अनन्या ने अपने चेहरे के उस हिस्से को हाथ से ढक लिया जहाँ थप्पड़ पड़ा था। वह रोई नहीं, बल्कि हंसने लगी। मेरी मैनर? आप एक नाजायज बच्चे को घर में लाते हैं और मुझे मैनर का पाठ पढ़ाते हैं। आपकी नजर में शिष्ट वही होगा, आपका वही नाजायज बेटा। और क्या उसकी माँ को भी किसी विला में रखा है? क्या आप हर हफ्ते उससे मिलने जाने वाले हैं? अनन्या उन्हें देखती हुई बिना डर के बोली। तुम! मिस्टर अनिकेत ने फिर से हाथ उठाया, मानो दोबारा मारने वाले हों। मारिए! अनन्या चिल्लाई। वह अपना चेहरा उनके हाथ के और करीब ले आई। मिस्टर अनिकेत का हाथ हवा में ही रुक गया। अपनी बेटी के रवैये ने उन्हें भीतर तक चुभा दिया। जब उन्होंने देखा कि उसकी गाल लाल हो चुकी है तो उन्हें अपने की पर पछतावा होने लगा। अभी अभी वे गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे। उनके चचेरे भाई का मामला अभी तक सुलझा नहीं था और उनकी बेटी उन्हें समझने के बजाय पूरी तरह उनके खिलाफ खड़ी थी। और अब जब वह शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मिस्टर अनिकेत ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, अपने कमरे में जाओ और अपनी बातों पर सोचो। ये सुनते ही अनन्या तुरंत मुड़ी और बाहर चली गई। हाई हिल्स की सैंडल की आवाज के कमरे से दूर जाते ही ऑफिस में सिर्फ मिस्टर अनिकेत अकेले रह गए। वह निराश होकर अपनी कुर्सी पर धंस गए। उस समय परिवार की व्यवस्था के कारण उन्हें उस महिला को छोड़ना पड़ा था जिससे वे प्रेम करते थे। उन्हें वापस परिवार में लौटकर एक ऐसी शादी के लिए तैयार होना पड़ा जो सामाजिक हैसियत के हिसाब से उपयुक्त था। शादी के उन वर्षों में उनका और उनकी पत्नी का संबंध सौहार्दपूर्ण रहा। उनकी बेटी भी उनकी आंखों का तारा थी, लेकिन रात के सपनों में वह अब भी उस महिला को याद करते थे जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। इसीलिए जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उन्होंने उस महिला को ढूंढने के लिए किसी को भेजा। शुरू में वे सिर्फ यह जानना चाहते थे कि वह कैसी है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एक बेटा भी मिलेगा। स्वाभाविक रूप से उनका बेटा परिवार में वापस आना ही था। वह मिस्टर अनिकेत का इकलौता बेटा था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी इस बात से नाराज होगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि 3 साल बाद भी वह इतनी जिद्दी रहेगी। वह विद्युत को अपना भाई मानने से इनकार करती रही, बल्कि अब भी उसे नाजायज बच्चा कहती थी। इससे मिस्टर अनिकेत को भारी सिरदर्द हो रहा था। इधर दूसरी ओर जब राजवीर अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसका स्वागत किसी प्यारी और नन्ही लड़की ने नहीं किया। इसके बजाय उसके सामने एक लंबी और आकर्षक महिला खड़ी थी। उसने वीनेक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी जांघों तक आती थी। उस ड्रेस की लंबाई उसकी लंबी और टांगों को उभार रही थी। वह लड़की लगभग 1.75 मीटर लंबी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और नाक की ऊंची बनावट थी। उसके होंठों पर चमकीली लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। राजवीर की आंखों में तुरंत सतर्कता और शत्रुता झलक उठी। हालांकि यह अपार्टमेंट शेट्टी परिवार का मुख्य निवास नहीं था, फिर भी वहाँ
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं आ सकता था। तो फिर यह महिला उनके अपार्टमेंट में कैसे थी? ओह मिस्टर कुमार, आप आ गए, महिला ने नाजुक और परिपक्व आवाज में कहा। वह अपने शब्दों को जानबूझकर खींचकर बोल रही थी। उसके लहजे ने मिस्टर कुमार को बेहद असहज कर दिया। राजवीर ने दूरी बनाए रखने के लिए एक कदम पीछे हटाया। तुम कौन हो? उनकी आवाज सख्त और ठंडी थी, शब्दों में जैसे मृत्यु का आभास था। ओह, मैं आज रात आपका साथ देने आई हूँ, वो महिला बोली। राजवीर ने सामने खड़ी महिला को घृणा और अरुचि से घूरा। वह औरत लाड़ भरे अंदाज में अपने बालों को सहला रही थी। ऐसी महिलाओं को राजवीर ने पहले भी देखा था, लेकिन यह पहली बार था कि ऐसी कोई औरत उनके अपार्टमेंट में घुस आई थी। तुम अंदर कैसे आई? राजवीर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अरे, यहाँ जो रहती है उसी ने मुझे बुलाया, एक बहुत प्यारी सी लड़की। उसने चाहा कि मैं आपका साथ दूं। उसे डर था कि आप बहुत अकेले हैं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? राजवीर बोला। क्यों नहीं करेंगे, वरना मैं इस अपार्टमेंट में कैसे आती? आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ की सुरक्षा कितनी सख्त है और आपके अपार्टमेंट के बाहर बॉडीगार्ड भी हैं। अगर मुझे बुलाया नहीं गया होता तो क्या वे मुझे अंदर आने देते? वो महिला बोली। यह बात सचमुच उलझाने वाली थी, लेकिन भले ही नव्या ने उसे अंदर आने दिया हो, फिर भी बात समझ में नहीं आती थी। नव्या ऐसी महिला को उनके अपार्टमेंट में क्यों आने देती? इसका कोई तुक नहीं था। नव्या निश्चित ही ऐसी औरत को घर में आने की इजाजत नहीं देती। मेरा मतलब है, उस छोटी लड़की के शरीर में तो जरा सा भी आकर्षण नहीं है। वह मुझ जितनी आकर्षक भी नहीं है। आपको अपना समय उस पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको मेरे साथ होना चाहिए, उस महिला ने कहा और अपने होठों को दांतों के बीच बड़े ही सेडक्टिव तरीके से फिराया। एक बार फिर वह औरत राजवीर के पास आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसे मौत का भी डर नहीं था। जैसे ही नव्या ने बाहर हो रही हलचल सुनी, वह स्टडी रूम से बाहर आ गई। राजवीर ने उस औरत को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो तुरंत उससे बचते हुए नव्या के पास आ गया, जैसे कोई छोटा बच्चा बुरी आंटी से बचने के लिए अपनी माँ की ओर भाग जाता है। ठीक ऐसे ही इस समय राजवीर की हालत लग रही थी। वह नव्या और उस अनजान औरत के बीच खड़ा हो गया। वह औरत बनावटी गुस्से के साथ नखरे से बोली, नव्या, शुक्र है तुम आ गई, नहीं तो यह आदमी मुझ पर हमला कर देता। कितना घटिया इंसान है, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम किसी को डेट करो तो ऐसे आदमी को मत चुनना। उस औरत ने तुरंत ही राजवीर पर इल्जाम लगा दिया। अभी कुछ ही देर पहले साफ था कि वही खुद राजवीर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही नव्या सामने आई, उसने तुरंत कहानी पलट दी और कहने लगी कि राजवीर उसके साथ कुछ करने वाला था। दफा हो जाओ, राजवीर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। यह सीधी चेतावनी थी। मैं नव्या की मेहमान हूँ। क्या मुझे बाहर निकालने के लिए तुमने नव्या से इजाजत ली है? वो महिला बोली। फिर वह औरत नव्या की तरफ मुड़ी और बोली, नव्या, क्या तुमने ही मुझे अपार्टमेंट में आने दिया था? नव्या ने सिर हिला दिया। वास्तव में नव्या ने ही उसे अपार्टमेंट में आने दिया था। नव्या, ये कौन है? तुमने इसे अपार्टमेंट में क्यों आने दिया? राजवीर ने धीमी आवाज में पूछा। कियान कपूर, नव्या ने जवाब दिया। कपूर? राजवीर हैरान था। रुको, लेकिन क्या तुम्हारे परिवार में तुम ही अकेली लड़की नहीं हो? राजवीर बोला। उसे तो यही पता था कि कपूर परिवार में नव्या ही अकेली लड़कियों में है, तो क्या ये नव्या की छोटी आंटी हो सकती है? लेकिन इतनी जवान तो नहीं हो सकती। हाँ, वो एक आदमी है, नव्या ने शांत भाव से जवाब दिया। आदमी? वह आदमी था? राजवीर ने एक बार फिर सामने खड़े व्यक्ति को गौर से देखा। उसके चेहरे पर खूबसूरत मेकअप था, शरीर की बनावट आकर्षक थी और टांगें भी बेहद सुडौल थीं। उसके नैन नक्श ऐसे थे कि किसी भी सामान्य लड़की को उससे जलन हो जाए। ऐसा इंसान एक आदमी था क्या इसकी वजह से? कियान हंसते हुए बोला। नव्या और राजवीर के सामने उसने अपने वी-नेक ड्रेस के अंदर हाथ डाला और सिलिकॉन के चेस्ट पैड निकाल ली, फिर उन्हें पास की मेज पर फेंक दिया। वह पैड काफी मोटे थे।
और जहाँ तक मेरी आवाज की बात है, मैं कई तरह की आवाजें निकाल सकता हूँ। यह कहते ही कियान की आवाज बदल गई। उसकी पहले की लड़की जैसी ऊंची आवाज अब एक पुरुष की आवाज बन चुकी थी। ओह, मैं लोली आवाज भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा लंबा हूँ, इसलिए लोली की तरह कपड़े पहनना मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इंटरनेट पर मैं उस आवाज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कियान बोला। फिर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो बाद में तुम्हें भी सुना सकता हूँ। कियान की मुस्कान बेहद नाजुक और आकर्षक थी। उसकी मुस्कान देखकर कई औरतें खुद को उससे कमतर महसूस कर सकती थीं। वह था कियान कपूर परिवार की तीसरी शाखा का दूसरा बेटा, यानी मिस्टर अशोक के तीसरे भाई राकेश का बेटा। कियान को लोग मुस्कुराता हुआ लोमड़ी कहते थे। वह हर किसी से मुस्कुराकर मिलता था, इसलिए लोग समझते थे कि वह कोई खतरनाक इंसान नहीं है, लेकिन हकीकत में वह कॉर्पोरेट दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी था। कहा जाता था कि वह मुस्कुराते हुए अपने विरोधियों को रुला देता था। राजवीर को कियान के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी, लेकिन आज उसके सामने खड़ा यह आदमी बिल्कुल अलग था। उसकी मुस्कान के अलावा कुछ भी उस जानकारी से मेल नहीं खाता था। ये नव्या के लिए भी पहली बार था जब वह कियान को सामने से देख रही थी। हालांकि वह पहले से जानती थी कि वह कैसा दिखता है। अपने एक सपने में उसे कपूर परिवार से निकाल दिया गया था। उस समय पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ था। ग्रैंडपा कपूर ने सबको बताया था कि क्या हुआ था। फिर सब लोग यह चर्चा करने लगे थे कि नव्या के साथ आगे क्या किया जाए। गोयल परिवार की धमकियों के सामने कपूर परिवार के पास नव्या को घर से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पिछले कुछ सालों से नव्या उनकी बात नहीं मान रही थी। इसके अलावा वह बार बार गलतियां कर रही थी और सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए उसे परिवार से निकाल दिया गया था। लेकिन उस समय कियान इस फैसले के खिलाफ था। हालांकि कपूर परिवार गोयल परिवार जितना अमीर नहीं था, लेकिन सिर्फ धमकी मिलने पर अपने ही परिवार के किसी सदस्य को निकाल देना सही नहीं था। चाहे नव्या ने जो भी किया हो, वह फिर भी उनके परिवार का हिस्सा थी। कियान का मानना था कि नव्या को सजा देना ठीक है, लेकिन उसे परिवार से निकालना गलत था। उसकी नजर में नव्या अब भी उनके परिवार का ही हिस्सा थी। हालांकि आखिर में कियान की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। नव्या को फिर भी जियान परिवार से निकाल दिया गया, लेकिन नव्या ने यह बात याद रखी कि कियान ने उसके लिए बहस की थी। ये सब नव्या के सपनों में था और नव्या को इतना समझ आ चुका था कि उसके सपने शायद से उस ओरिजिनल नोवेल के प्लॉट हैं, जिसमें वो अभी जिंदगी जी रही है। इसी वजह से जब आज कियान उससे मिलने आया तो नव्या ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जब राजवीर को पता चला कि सामने वाला व्यक्ति कियान है तो उसके चेहरे का भाव थोड़ा नरम हो गया। हालांकि सामने खड़े आदमी को देखते समय उसकी आंखों में अभी भी अजीब सा भाव था। जब राजवीर और कियान एक दूसरे को देख रहे थे तो दोनों की आंखों में साफ साफ दुश्मनी दिखाई दे रही थी। तभी कियान अचानक चमकदार मुस्कान के साथ बोला। उसने जानबूझकर नव्या से कहा, नव्या, मुझे थोड़ा प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास ताज़ा जूस बना सकती हो? मुझे पानी पीना पसंद नहीं है, मुझे ताज़ा निकाला हुआ जूस पीना अच्छा लगता है। ये सुनकर नव्या ने सिर हिला दिया। फिर वह मुड़कर किचन की ओर चली गई। जैसे ही नव्या वहां से गई, कियान राजवीर के पास आ गया। चलते समय उसकी हाई हील्स की आवाज जमीन पर साफ सुनाई दे रही थी। अब जब राजवीर को कियान की पहचान पता चल गई थी तो वह पहले की तरह उतना विरोधी नहीं था। जब कियान उसके काफी करीब आ गया तो उसने धीमी आवाज में कहा, नव्या को बहलाकर ले जाने के लिए कोई घटिया तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करना। जब तक मैं यहाँ हूँ उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। राजवीर ने सिर घुमाकर कियान की ओर देखा। उसने कियान के उस मुस्कुराते हुए और स्त्री पुरुष दोनों जैसे दिखने वाले चेहरे को गौर से देखा। हालांकि कियान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके शब्दों में साफ साफ दुश्मनी भरी हुई थी। मुस्कुराती हुई लोमड़ी, सच में यह नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। तुम कोशिश करके देख सकते हो, राजवीर ने जवाब दिया। राजवीर का रौब भी कियान से कम नहीं था। दोनों के बीच की दुश्मनी
बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। उसी समय नव्या किचन से बाहर आई। उसके हाथ में 2 गिलास ऑरेंज का जूस था, एक कियान के लिए और दूसरा राजवीर के लिए। हालांकि ताजा जूस की मांग कियान ने की थी, लेकिन नव्या राजवीर के लिए भी 1 गिलास लेकर आई थी। इससे साफ पता चलता था कि नव्या के दिल में राजवीर की कितनी जगह है। राजवीर ने संतरे का जूस उठाया और हाथ में थोड़ा ऊपर करके पकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर कियान को चिढ़ा रहा हो, लेकिन कियान के चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। उसने आराम से जूस पीना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें बेहद शालीन और स्त्री सुलभ लग रही थीं। ऊपर से देखने पर दोनों आदमी शांत लग रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अलग ही जंग चल रही थी। हालांकि नव्या उनके इन छोटे छोटे इशारों और भावों को समझ नहीं पा रही थी। जूस पीने के बाद कियान ने नव्या से कहा, नव्या, क्या मैं आज तुम्हारे साथ डिनर कर सकता हूँ? हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। ठीक है, नव्या ने जवाब दिया। वह उसे मना नहीं करना चाहती थी। हालांकि वह कियान को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन उसके सपनों और यादों ने उसे बताया था कि वह बुरा इंसान नहीं है। कम से कम नव्या के प्रति उसके मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी। फिर कियान ने थोड़ा सिर घुमाकर राजवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारती जीत झलक रही थी। यह देखकर राजवीर हल्का सा सूंघ कर हंस पड़ा, मानो उसे कियान की हरकतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर कियान ने नव्या को एक और सुझाव दिया। अरे, क्यों ना तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। मेरा घर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के बहुत पास है। यह सुनकर नव्या ने सिर हिला दिया। मुझे इनकी देखभाल करनी है, नव्या ने कहा। असल में नव्या का घर भी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के बहुत पास था, लेकिन मास्टर शेट्टी और राजवीर के साथ समझौता करने के बाद वह यहाँ रहने लगी थी। उसे राजवीर की सेहत का ध्यान रखना था। कियान को पता था कि नव्या राजवीर की प्राइमरी केयर फिजिशियन है। असल में यही वह घटिया तरीका था जिसके बारे में वह बात कर रहा था। उसके हिसाब से राजवीर ने इसी चाल से नव्या को अपने पास रोक रखा था। जब उसका पहला सुझाव काम नहीं आया तो कियान ने तुरंत दूसरा सुझाव दे दिया। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं आकर रहने लगता हूँ। इससे मैं तुम्हारी देखभाल भी कर सकूंगा। हम लोग वैसे भी ज्यादा मिल नहीं पाते, और अब जब हम दोनों बेंगलुरु में ही हैं, तो हमें ज्यादा समय साथ बिताना चाहिए। आगे चलकर जब हम शादी कर लेंगे तब तो साथ समय बिताने के मौके और भी कम हो जाएंगे। हमें तब अपने अपने पार्टनर के साथ रहना होगा, कियान बोला। कियान की बात काफी हद तक सही भी थी। नहीं, राजवीर ने जवाब दिया। क्यों नहीं? कियान ने राजवीर की ओर देखा। क्योंकि यह मेरा घर है, इसलिए मैं तुम्हारे सुझाव को मना कर सकता हूँ। राजवीर ने मुंह बनाया। लेकिन अगर नव्या चाहती है कि मैं यहाँ रहूं, तो क्या तुम्हें उसकी इच्छा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती और चालाक चमक थी। अगर राजवीर कहता कि उसे नव्या की इच्छा से कोई मतलब नहीं, तो कियान उसे तुरंत यह कहकर घेर लेता कि उसे नव्या की परवाह ही नहीं है। और अगर राजवीर कहता कि उसे नव्या की इच्छा की परवाह है, तो फिर फैसला नव्या के हाथ में चला जाता। वैसे भी नव्या कियान को राजवीर की तुलना में ज्यादा पसंद करती थी। उसके मन में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी, इसलिए बहुत संभावना थी कि वह उसके सुझाव को मान लेती। यह सुनकर राजवीर ने भौहें सिकोड़ ली। दूसरी तरफ कियान के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। अगर यह आदमी नव्या का कजिन न होता तो राजवीर उसे बहुत पहले ही अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता। वह उसके सामने इस तरह मुस्कुराते हुए चाले नहीं चल पाता, लेकिन वह नव्या का कजिन था, इसीलिए राजवीर बेवजह कठोर भी नहीं बन सकता था। जब राजवीर कुछ देर तक चुप रहा तो कियान ने सिर घुमाकर नव्या की ओर देखा और कहा, देखो नव्या, मिस्टर कुमार को तो शायद कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम मुझे यहाँ रहने दोगी? कियान की आवाज बहुत मधुर और लुभावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्यार से नव्या को अपनी बात मानने के लिए मना रहा हो। नव्या को समझ नहीं आया कि वह अपने कजिन को क्या जवाब दे। वह कुछ देर कियान को देखती रही, फिर राजवीर की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करे।
तभी राजवीर ने कहा, देखो, एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों का रहना सुविधाजनक नहीं होता। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि तुम मेरी निजी देखभाल करने वाली डॉक्टर हो। क्या कोई डॉक्टर अपने मरीज की देखभाल करते समय अपने परिवार वालों को भी साथ लाता है? राजवीर ने स्थिति को दूसरे तरीके से संभालने का फैसला किया। उसने कियान के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने समझौते और एक निजी डॉक्टर की जिम्मेदारियों की बात उठा दी। यह सुनकर नव्या ने सिर हिला दिया। फिर उसने कियान से कहा, यह काम है, इसलिए यह सुविधाजनक नहीं होगा। सच में ऐसा लग रहा था कि मिस्टर कुमार नव्या को अच्छी तरह समझता है। आह, ठीक है फिर, कियान ने जवाब दिया। उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी कम नहीं हुई। साफ था कि वह ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से हार मान ले। हालांकि उसका उनके साथ रहने का प्लान फेल हो गया, फिर भी कियान वहीं रुका और नव्या तथा राजवीर के साथ डिनर किया। जब नव्या खाना बना रही थी तो कियान भी किचन में उसकी मदद करने लगा। उसने राजवीर को किचन में आने ही नहीं दिया। इस तरह जब नव्या और कियान किचन में खाना बना रहे थे, राजवीर सोफे पर बैठा चुपचाप सोच में डूबा रहा। अगली सुबह जब राजवीर और नव्या अपार्टमेंट से बाहर निकले तो उन्होंने फिर से कियान को देखा। इस बार कियान ने महिलाओं के कपड़े नहीं पहने थे। उसने साधारण कैजुअल कपड़े पहन रखे थे और उसका लुक काफी साफ सुथरा लग रहा था। कल वाले भारी मेकअप के बिना कियान काफी हैंडसम दिख रहा था। असल में वह इतना भी स्त्रैण नहीं लग रहा था। कपूर परिवार के भाइयों में कियान की कद काठी सबसे छोटी थी। उसकी ऊंचाई 1.76 मीटर थी, जो परिवार के बाकी पुरुषों से थोड़ी कम थी। हालांकि आम लोगों की तुलना में उसकी ऊंचाई फिर भी औसत से ज्यादा ही मानी जाती थी, लेकिन उसे महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद था। जब उसने नव्या और राजवीर को देखा तो उसने हाथ हिलाकर कहा, गुड मॉर्निंग, मैं अभी तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट में रहने आया हूँ। इस हाई एंड रेजिडेंस बिल्डिंग की हर मंजिल पर 2 ही अपार्टमेंट थे। राजवीर का अपार्टमेंट नंबर 2201 था और कियान का नया अपार्टमेंट 2202 था। इससे पहले 2202 हमेशा खाली रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे खरीद लिया गया था। अब पता चला कि उस अपार्टमेंट को खरीदने वाला व्यक्ति कियान कपूर ही था। ऐसा लग रहा था कि उसका यहाँ आना कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि उसने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। कियान नव्या के पास आया और बोला, अब से हर सुबह मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाया करूंगा। फिर कियान ने राजवीर से कहा, मिस्टर कुमार, पहले आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। आमतौर पर एक प्राइवेट केयर फिजिशियन केवल अपने पेशेंट की सेहत की जिम्मेदारी लेता है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर को कहीं छोड़ने या लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बहन को ले जाने का काम मुझे करने दे सकते हैं। यह कहते समय कियान की भौहें हल्के से मुड़ी हुई थीं। ऊपर से वह बेहद विनम्र और शिष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में चालाकी भरी योजनाएं चल रही थीं। अगर राजवीर प्राइवेट केयर फिजिशियन की ड्यूटी और जिम्मेदारियों की बात कर सकता था तो वह भी कर सकता था। इसके बाद तीनों लिफ्ट में चढ़ गए। कुछ ही देर में लिफ्ट अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच गई। कियान ने नव्या को अपनी कार में बैठने का इशारा किया। नव्या एक पल के लिए झिझकी, फिर कार में बैठ गई। इसके बाद कियान ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जब उसकी कार राजवीर के पास से गुजरी तो उसने कार की खिड़की नीचे की और उसे एक घमंडी मुस्कान दी। अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकलने के बाद कियान ने सिर घुमाकर नव्या की ओर देखा। वह फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा शांत और भावहीन लग रहा था। उसे देखते ही कियान की आंखों की मुस्कान गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूब गया हो। इन्हीं ख्यालों में डूबे डूबे वह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जब नव्या क्लास के लिए उतर कर चली गई तो वह वहीं बैठा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह नव्या से पूछे, क्या वह उसे फिर से भैया कहकर बुला सकती है। वह उससे यह भी पूछना चाहता था कि क्या वह पहले की तरह बेफिक्र होकर मुस्कुरा सकती है। और अंत में
वह यह भी पूछना चाहता था कि क्या उनका परिवार फिर से पहले जैसा हो सकता है। दूसरी ओर मिस्टर अनिकेत एक बार फिर नवल खत्री से मिलने पहुंचा। पिछली बार उसने अपने असिस्टेंट को नवल खत्री को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए इस बार मिस्टर अनिकेत खुद आया था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। एक तरफ था गोयल ग्रुप का चेयरमैन, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी मौजूदगी ही दबाव पैदा कर देती थी। दूसरी तरफ था एक साधारण सा मध्यम उम्र का आदमी जो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं दिखता था। उनकी बाहरी छवि देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों बराबरी के स्तर पर बैठकर बातचीत करेंगे। इस बार नवल खत्री ने निमंत्रण ठुकराया नहीं। उसने मिस्टर अनिकेत से बात करने के लिए हामी भर दी। फिर दोनों बैठने के लिए एक उचित जगह ढूंढकर बात करने लगे। वे गोयल परिवार के आंगन में बैठ गए। उस आंगन की बनावट काफी पारंपरिक थी। आंगन में रखी मेज और कुर्सियों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बैठते ही मिस्टर अनिकेत सीधे मुद्दे पर आ गया। मिस्टर खत्री, मैंने सुना है कि आपने गौतम गोयल का केस स्वीकार कर लिया है। अनिकेत बोले। नवल खत्री ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसके शब्दों में कोई खास जानकारी नहीं थी। मिस्टर अनिकेत, मुझे नहीं लगता कि आपने यह बात सिर्फ सुनी है। अगर आपको इस मामले में दिलचस्पी है तो आप अपने कजिन से बात कर सकते हैं। वह आपको वह सब बता सकता है जो आप जानना चाहते हैं। नवल खत्री बोले। मिस्टर अनिकेत ने नवल खत्री को गौर से देखते हुए कहा, मिस्टर खत्री, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे कजिन का केस ले रहे हैं। नवल खत्री हल्का सा मुस्कुराया। खैर, साफ दिख रहा है कि आप यहाँ अपनी खुशी जताने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, मिस्टर अनिकेत ने जवाब दिया। अब उसने सीधे बात करने का फैसला किया। मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर मेरा कजिन विक्टोरिया हॉस्पिटल को पेमेंट के तौर पर अपने पास मौजूद शेयर दे देता है तो क्या मैं आपसे वह शेयर ऊंची कीमत देकर खरीद सकता हूँ? अनिकेत ने अपना प्रस्ताव रखा। नवल खत्री ने शांत भाव से कहा, मिस्टर अनिकेत, अगर आप इसी व्यापार की बात कर रहे हैं तो फिलहाल वह चीज अभी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए जिस चीज का मालिकाना हमारे पास अभी नहीं है उसके बारे में हम आपको कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकते। मिस्टर अनिकेत ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मिस्टर खत्री, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि इस सौदे से विक्टोरिया हॉस्पिटल को कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल मैं इस मामले में आपको कोई साफ जवाब नहीं दे सकता। हमारे डीन ने मुझे नियमों का पालन करने के लिए कहा है और इसलिए मैं निश्चित रूप से हमारे अस्पताल के नियमों का पालन करूंगा। मिस्टर किन के साथ सौदा करना हमारे अस्पताल के नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता। मिस्टर नवल ने कहा। आपके डीन? मिस्टर अनिकेत हमेशा से विक्टोरिया हॉस्पिटल के डीन के बारे में उत्सुक रहा था। वह उस व्यक्ति से मिलना चाहता था जो अलग अलग क्षेत्रों के इतने प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सकता था। हालांकि विक्टोरिया हॉस्पिटल आकार में काफी छोटा था, लेकिन उसकी ताकत और प्रभाव बेहद बड़ा था। क्या मुझे आपके डीन की संपर्क जानकारी मिल सकती है? मैं उनसे सीधे संपर्क करना चाहता हूँ, मिस्टर अनिकेत ने पूछा। मिस्टर अनिकेत ने मान लिया था कि नवल खत्री से बात करते रहना बेकार होगा, इसलिए वह सीधे डीन से बात करना चाहता था। नवल खत्री ने मिस्टर अनिकेत की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मिस्टर अनिकेत ने पूछा। नवल खत्री ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर अनिकेत, मैं हमारे डीन की संपर्क जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता और वैसे भी हमारे डीन का काम बाहरी लोगों से सीधे संपर्क करना नहीं है। इसीलिए अगर आपको उनसे कुछ कहना है तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा। मिस्टर अनिकेत ने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि विक्टोरिया हॉस्पिटल और उसके लोग बेहद जिद्दी और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले थे। हालांकि मिस्टर अनिकेत खुद इस मामले पर बात करने आया था, फिर भी वह उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं ला सका। लेकिन मिस्टर अनिकेत को हर हाल में उन शेयरों को
किसी और के हाथों में जाने से रोकना था। इसलिए उसने कहा, कृपया अपने डीन से यह कहिए, मैं दिल से चाहता हूँ कि यह सौदा पूरा हो जाए। मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा इस सौदे से विक्टोरिया हॉस्पिटल को कोई नुकसान नहीं होगा और इसके बाद गोयल ग्रुप भी विक्टोरिया हॉस्पिटल को कई तरह के लाभ देगा। ठीक है, नवल खत्री ने सिर हिलाया। नवल खत्री ने मिस्टर अनिकेत की बात डीन तक पहुंचाने का वादा किया, लेकिन बस इतना ही। इस तरह मिस्टर अनिकेत को इस बातचीत से लगभग कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल के साथ कोई सौदा करना था तो लगता था कि उसे उनके डीन से ही संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। मिस्टर गौतम गोयल को जल्द ही विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया जाने वाला था। दूसरी तरफ पहले की तरह राजवीर समय पर अपने ऑफिस से निकला और समय पर ही अपने अपार्टमेंट लौट आया, लेकिन पिछले 2 दिनों से अलग इस बार उसका अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट्स बंद थीं और वह छोटी सी लड़की भी वहां उसका इंतजार नहीं कर रही थी। राजवीर ने अपना फोन उठाया और नव्या का नंबर ढूंढने लगा। वह उसे कॉल करना चाहता था, लेकिन कॉल बटन दबाने से पहले ही वह रुक गया। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। राजवीर जानता था कि नव्या का भी अपना काम होता है, इसलिए अगर वह देर से घर आए और वह उसे बार बार फोन करे तो ऐसा लगेगा जैसे वह उसे कंट्रोल कर रहा हो। इसलिए राजवीर ने इंतजार करने का फैसला किया। वह बार बार घड़ी की तरफ देखता रहा। 8:30 हो गए, लेकिन नव्या अभी तक घर नहीं लौटी थी। अब 9 बजने में केवल आधा घंटा बाकी था। आखिरकार राजवीर ने उसे कॉल करने का फैसला किया, लेकिन जब कॉल लगी तो फोन एक आदमी ने उठाया। उस आदमी की आवाज गहरी और आकर्षक थी। उसने कहा, कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? राजवीर ने पूछा। अनजाने में उसकी एक मुट्ठी कस गई। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं वह आदमी हूँ जिसे नव्या सबसे ज्यादा प्यार करती है। यह जवाब बेहद बेशर्म था, लेकिन इसी जवाब ने उस आदमी की असली पहचान भी जाहिर कर दी। क्यान, तुम नव्या को कहाँ ले गए हो? राजवीर ने पूछा। क्यान एक कंपनी का बॉस था, लेकिन अपने खाली समय में वह एक वॉइस एक्टर भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कई तरह की अलग अलग आवाजों की नकल कर सकता था। राजवीर के लोगों ने जो जानकारी इकट्ठा की थी, उसके अनुसार क्यान एक प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर भी था। एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में उसका मुख्य काम एनिमे, कॉमिक्स और गेम्स के किरदारों से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका आवाज बदलना कोई हैरानी की बात नहीं थी। जब राजवीर ने उसकी चाल पहचान ली तो क्यान तुरंत अपनी असली आवाज में लौट आया। मिस्टर कुमार, उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको यह बताने की जरूरत है कि मैं अपनी बहन को कहाँ ले जाता हूँ, है ना? नव्या इस समय मेरी प्राइवेट केयर फिजिशियन है, इसलिए तय समय पर उसका मेरे पास होना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य पूरा नहीं कर रही होगी। क्या तुम नव्या को ऐसा इंसान समझते हो जो अपनी बात से मुकर जाए? राजवीर बोला। क्यान ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, राजवीर, कॉन्ट्रैक्ट की बातें बंद करो। नव्या हमारे परिवार की सबसे प्यारी सदस्य है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसे इतनी घटिया तरीके से अपने पास रखने दूंगा? क्यान को राजवीर का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे ऐसे कारण का इस्तेमाल करके नव्या को अपने पास नहीं रखना चाहिए था। यह बेहद घटिया और बेशर्मी भरा था। क्या राजवीर उसका जीजा बनना चाहता था या कुछ और? खैर, ऐसा कभी नहीं होने वाला था। नव्या कहाँ है? राजवीर ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर यह आदमी नव्या का कजिन न होता तो राजवीर अब तक उसे राख बना चुका होता। क्यान हंसते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं नव्या का कजिन हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे नुकसान पहुँचाने वाला हूँ? मैं तो बस उसे थोड़ा घुमाने ले गया था। वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। क्यान जानता था कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए वह निश्चित रूप से नव्या को वापस घर छोड़ने वाला था। हालांकि वह राजवीर के गुस्से से बिल्कुल नहीं डरता था। असल में उसे वापस लाने की वजह यह थी कि नव्या खुद ऐसा चाहती थी। अभी कुछ देर पहले ही नव्या कई बार कह चुकी थी कि वह 9 बजे से पहले घर लौटना चाहती है। जब कियान ने यह सुना तो वह गुस्से
और बेबसी दोनों से भर गया। लेकिन फिर भी उसे नव्या की इच्छा माननी ही थी, इसलिए उसे समय पर उसे घर छोड़ना पड़ा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो नव्या उससे नाराज हो जाती और इस तरह ठीक 9 बजे नव्या अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंच गई। नव्या अभी भी कियान की जैकेट पहने हुए थी। जब राजवीर ने नव्या को देखा तो आखिरकार उसका दिल शांत हुआ। फिर उसने गुस्से से कियान की ओर देखा, जो इस समय नव्या के पीछे खड़ा था। कियान के चेहरे पर अब भी फूल जैसी खिली हुई मुस्कान थी, मानो उसे राजवीर की दुश्मनी का बिल्कुल एहसास ही न हो। वह मुस्कुराते हुए नव्या को हाथ हिलाकर बोला, गुड नाइट, मैं कल सुबह फिर तुम्हें लेने आऊंगा। नव्या ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके बाद कियान मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। राजवीर उसकी उस घमंडी और चिढ़ाने वाली पीठ को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने दरवाजा बंद किया और सिर झुकाकर नव्या की ओर देखा। नव्या ने भी सिर उठाकर उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर उससे कुछ कहना चाहता हो, इसलिए नव्या चुपचाप उसके बोलने का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी राजवीर ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुड़ा और अपने स्टडी रूम में चला गया। नव्या समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और उसके पीछे पीछे स्टडी में चली गई। दोनों हमेशा की तरह चुप थे, लेकिन तभी किसी के पेट से आवाज आई और सन्नाटा टूट गया। यह आवाज सुनकर नव्या ने मुड़कर राजवीर की ओर देखा, लेकिन राजवीर ने जानबूझकर सिर नीचे कर लिया। वह नव्या की तरफ देखना ही नहीं चाहता था। आपने डिनर नहीं किया? नव्या ने पूछा। राजवीर ने सिर हिलाया। क्यों नहीं खाया? नव्या ने पूछा। कोई खास वजह नहीं, राजवीर बोला। तो आप क्या खाना चाहेंगे? मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, नव्या बोली। यह सुनकर राजवीर ने आखिरकार सिर उठाया। उसने नव्या की आंखों में देखा। अचानक उसे समझ नहीं आया कि वह उससे नाराज रह भी सकता है या नहीं। वैसे भी उसे नाराज होने का हक नहीं था। नव्या तो अपने भाई के साथ बाहर गई थी, लेकिन नव्या के ये शब्द, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, उसकी शाम का सारा गुस्सा पल भर में खत्म कर गए। ठीक है, राजवीर ने जवाब दिया। जब उसने देखा कि नव्या अपनी सीट से उठ रही है तो वह जल्दी से बोला, कुछ ज्यादा मुश्किल मत बनाना, बस कुछ साधारण बना देना, दलिया भी ठीक रहेगा। नव्या ने जवाब दिया। नव्या के जाने के बाद राजवीर फिर से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखने लगा। उस कंप्यूटर पर कियान कपूर की जानकारी खुली हुई थी। अगर नव्या का कजिन उसके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा था तो राजवीर यह सुनिश्चित करेगा कि कियान बिल्कुल खाली न बैठे। कियान जब अपने अपार्टमेंट वापस लौटा तो वह खाली नहीं बैठा। कियान एक काफी व्यस्त इंसान था। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे। फिर भी वह अपनी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर नव्या के साथ बाहर जाता था, मानो वह ऐसे काम कर रहा हो जिनका कोई खास मतलब ही ना हो। लेकिन जिंदगी के आखिर में जो चीजें याद रह जाती हैं वे अक्सर वही होती हैं जो पहली नजर में बेकार या मामूली लगती हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उसे जो यादें याद आती थीं वे उसके परिवार के साथ बिताए गए वही साधारण और थोड़े बेवकूफी भरे पल थे। कियान ने अपना कंप्यूटर खोला, फिर उसने अपना प्रोफाइल पिक्चर और नाम छुपा दिया और किसी के भेजे हुए मैसेज पढ़ने लगा। मिस्टर गौतम गोयल के शेयर हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा विक्टोरिया हॉस्पिटल से संपर्क करना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है कि मिस्टर अनिकेत कभी नहीं चाहेगा कि गोयल ग्रुप के शेयर किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में जाएं। खैर, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मिस्टर कियान, आप गोयल ग्रुप के पीछे इतने क्यों पड़े हैं? अगर आपकी हरकतों का पता गोयल परिवार को चल गया तो कपूर परिवार खतरे में पड़ सकता है। खैर, मैं बस उनके शेयर हासिल करना चाहता हूँ। बाहर बहुत से लोग हैं जो मेरे जैसा ही सोचते हैं। हम सब बिजनेसमैन हैं। ऐसा सोचना क्या गलत है? क्या गोयल परिवार मुझे दूरदर्शिता रखने के लिए दोष दे सकता है? गोयल ग्रुप के शेयर उनकी मार्केट कीमत की वजह से इतने कीमती नहीं थे। असल में उनकी असली कीमत इसलिए थी क्योंकि शेयर होल्डर को बोर्ड मीटिंग्स में अपनी बात रखने का अधिकार मिलता था। इस समय मिस्टर अनिकेत के पास
गोयल ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर थे। हालांकि मिस्टर गौतम के पास उतने ज्यादा शेयर नहीं थे, लेकिन अगर उसके शेयर किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में चले जाते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक बाहरी आवाज शामिल हो जाती। इससे गोयल परिवार की पूरी पकड़ कमजोर हो सकती थी और उनके लिए एक अस्थिरता का कारण बन सकता था। आपकी बात सही है। जाओ अपना काम करो, पूरी कोशिश करो कि उन शेयरों को हासिल कर सको। अगर नहीं कर पाए तो मेरे पास दूसरे प्लान भी हैं। इसके बाद कियान ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। फिर वह अपनी अलमारी के पास गया और वहां से महिलाओं के कुछ सेक्सी कपड़े निकाल लिए। कपड़े बदलने के बाद उसने फिर से मेकअप किया। एक पल में ही वह एक हॉट और सेक्सी महिला में बदल गया। कियान को क्रॉस ड्रेसिंग का कोई शौक नहीं था, न ही उसे महिलाओं के कपड़े पहनने का कोई अजीब शौक था। असल में सालों पहले एक बेवकूफ सी लड़की जो मुंह से लार टपका रही थी, उसी ने उसे पहली बार महिलाओं के कपड़े पहनने पर मजबूर किया था। वह पहली बार था जब उसने ऐसे कपड़े पहने थे। सिली गर्ल, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कियान बोला। नहीं, तुम मेरी बहन हो। उसकी आवाज बहुत ही बच्ची जैसी थी। मैं तुम्हारा भाई हूँ, कियान बोला। नहीं, तुम मेरी बहन हो। मुझे एक बहन चाहिए। सबके पास बहन होती है। सिस्टर कियान कितनी सुंदर है, इसलिए तुम जरूर मेरी बहन हो। उसने अपने होंठ फुला लिए और आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल रो पड़ेगी। ये देखकर कियान की माँ गुस्से में चिल्लाई, कियान, क्या तुम्हें मार खाना है? तुम नव्या को रुला कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। आखिरकार कियान ने बेबस होकर कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। फिर उसने खुद को उस छोटी लड़की के हवाले कर दिया। उस छोटी लड़की ने उसके बालों में 2 चोटी बना दी, फिर उनमें फूल लगाकर सजाया। उसके बाद उसने उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाई। आखिर में उसने उसके पूरे चेहरे पर मेकअप कर दिया। फिर वह गर्व से सबको अपना बनाया हुआ कलाकारी दिखाने लगी। परिवार के सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि वह मेकअप में बहुत सुंदर लग रहा है। फिर उन्होंने उस छोटी लड़की की भी तारीफ की कि वह कितनी होशियार और हुनरमंद है। तभी से लोग उसे सिस्टर कियान कहकर बुलाने लगे। लेकिन कियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या उसे कैसे देखते हैं। जो लोग उसके लिए मायने नहीं रखते थे, उनके दिल में उसकी क्या छवि है, उसे कभी इसकी परवाह नहीं रही। वह सिर्फ एक चीज की परवाह करता था और वह थे उसके अपने परिवार के लोग। प्रेजेंट टाइम। कियान अपने अपार्टमेंट से निकला और कार चलाते हुए एक बार की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह बार के अंदर दाखिल हुआ, उसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबकी नजरों में वह एक हॉट और सेक्सी लड़की था जिसका चेहरा बेहद आकर्षक था। बार के अंदर अनन्या अकेले बैठकर शराब पी रही थी। तभी अचानक एक पतली और खूबसूरत महिला उसके पास आकर खड़ी हो गई। उस महिला ने खुद ही बात शुरू की, खूबसूरत लड़की, क्या तुम मुझे एक ड्रिंक दिलाने में एतराज करोगी? वह एक जवान औरत की आवाज थी। उसकी आवाज साफ और परिपक्व थी। हाँ, मुझे एतराज है, अनन्या ने जवाब दिया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने ड्रिंक पर ध्यान देने लगी। उसने सामने वाली की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। पिछले 1 हफ्ते से वह लगभग हर रात इसी बार में आ रही थी। वह अकेली बैठकर धीरे धीरे अपनी ड्रिंक पीती रहती थी। जो भी उससे बात करने की कोशिश करता, अनन्या लगभग सभी को नजरअंदाज कर देती थी। हालांकि उससे बात करने की कोशिश करने वाले लोग आमतौर पर पुरुष होते थे। यह पहली बार था कि कोई महिला उससे बात करने आई थी। फिर भी भले ही सामने एक महिला थी, अनन्या का रवैया वही ठंडा और उदासीन रहा। वह सबके साथ ऐसे ही बर्ताव करती थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग वहां से उठकर चले जाते। बार में वैसे भी बहुत से खूबसूरत पुरुष और महिलाएं मौजूद थे। ऐसे व्यक्ति से बात करने का कोई मतलब नहीं था जो शुरुआत से ही दिलचस्पी नहीं दिखा रहा हो। लेकिन उसके पास बैठी यह महिला बाकी लोगों से अलग थी। वह वहीं बैठ गई और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। उसके पतले और गोरे हाथ धीरे धीरे व्हिस्की के गिलास को घुमा रहे थे। गिलास में मौजूद बर्फ के टुकड़े जब आपस में टकराते
तो एक साफ और खनखनाती आवाज निकलती, क्या तुम्हारे मन में कोई परेशानी है? मुझे अंदाजा लगाने दो। क्या घर में कोई टकराव चल रहा है? क्या तुम्हारा अपने किसी करीबी से झगड़ा हुआ है? कियान बोला। अनन्या ने सिर घुमाकर कियान को ध्यान से देखा। क्या तुम मुझे जानती हो? अनन्या ने पूछा। गोयल परिवार की खूबसूरत मिस को भला कौन नहीं जानता? कियान ने कहा। हम शायद, अनन्या ने कहा। इसके बाद वह फिर से अपने ड्रिंक की तरफ देखने लगी। तो मिस अनन्या, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्यों ना तुम मुझे बता दो। मैं तो एक अजनबी हूँ जो तुम्हारी बात सुन सकता है। शायद मैं तुम्हें कुछ सलाह भी दे सकूं। कियान ने हल्के अदाकारी से कहा। जरूरत नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, अनन्या ने ठंडे चेहरे के साथ जवाब दिया। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा भाग्य देख लेता हूँ। अगर मिस अनन्या को लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो तुम इन ड्रिंक्स का पैसा दे देना, और अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ तो इन ड्रिंक्स का पैसा मैं दूंगा, कियान बोला। यह सुनकर अनन्या को थोड़ी जिज्ञासा हुई। ठीक है, बताओ, अनन्या ने कहा। वैसे भी वह अकेले ही पी रही थी और उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसीलिए उसे उत्सुकता हुई कि यह महिला क्या करने वाली है। मुझे अपना हाथ दिखाओ, कियान ने कहा। अनन्या ने अपना दाहिना हाथ कियान के सामने कर दिया। मिस गोयल, आपकी जिंदगी का पहला आधा हिस्सा बहुत आसानी से बीता है, लेकिन जिंदगी का दूसरा हिस्सा काफी उतार चढ़ाव भरा होगा। घर में भी बहुत टकराव होंगे और आपके प्रेम जीवन में भी, कियान ने सिर हिलाते हुए कहा। खैर, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तो तुम्हें ये बातें पता होना ही चाहिए, अनन्या ने कहा। क्या यह औरत सिर्फ इतनी सी बातों से उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी? गोयल ग्रुप के बारे में जानने वाला हर व्यक्ति यह जानता था कि गोयल परिवार हाल ही में एक नाजायज बच्चे को वापस घर लाया है। इसी वजह से परिवार में बहुत झगड़े शुरू हो गए थे। मिस अनन्या, जरा जल्दबाजी मत कीजिए, कियान ने कहा। फिर वह आगे बोला। आपकी दाहिनी हथेली के अनुसार जिन लोगों की आप परवाह करती हैं, वे एक एक करके मर जाएंगे। आपको जिंदगी में वो चीजें कभी नहीं मिलेंगी जो आप चाहती हैं। इसके अलावा जल्द ही आपको एक घर के अंदर कैद करके रखा जाएगा और आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर आप भरोसा कर सकें। और अंत में 27 साल की उम्र में आप बाथरूम में अपनी कलाई काट लेंगी, कियान बोला। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? पहले कोई ढंग की कहानी तो बना लो। अनन्या की पहली प्रतिक्रिया इस भविष्यवाणी को नकारने की थी, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं कुछ हल्का सा हिल गया था। मिस गोयल, क्या आपको सच में वह विनाश और बदकिस्मती महसूस नहीं हो रही जो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है? कियान ने कहा। कौन सा विनाश? मैं खुद को कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगी। अनन्या किसी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसी बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा तरीका हो जिससे मैं आपको इस किस्मत से आजाद करा सकूं? कियान ने फिर पूछा। हाँ, अनन्या हल्के से हंसी। उसकी मुस्कान में तिरस्कार और घमंड साफ झलक रहा था। क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रही हो? पहले तुम मुझे डराने वाली बातें कहती हो और फिर डराने के बाद कहती हो कि तुम मेरे भाग्य से बचने का तरीका बेचोगी। तो बताओ, तुम मुझसे कितने पैसे चाहती हो? अनन्या बोली। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए, कियान ने कहा। नहीं, अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। उसे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब था कि वह किसी अनजान महिला पर भी भरोसा नहीं करेगी। जब उसका अपना पिता ही उसका दुश्मन बन सकता था, तो फिर दूसरों पर भरोसा करने का क्या मतलब था? इस समय अनन्या सिर्फ एक ही व्यक्ति पर भरोसा करती थी, खुद पर। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर भविष्य में कभी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो मुझसे संपर्क करना, कियान ने कहा। इतना कहकर कियान ने एक बिजनेस कार्ड अनन्या की तरफ सरका दिया। अनन्या ने सिर घुमाकर उस कार्ड की तरफ देखा। उस बिजनेस कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर जरूर था। फिर उसने कियान की तरफ देखा। कियान के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति भरी मुस्कान थी, मानो उसे पहले से ही यकीन हो कि अनन्या कभी न कभी उससे जरूर संपर्क करेगी।
कियान ने बारटेंडर को उंगली चटकाकर इशारा किया और दोनों के ड्रिंक्स का बिल चुका दिया। फिर वह अनन्या की तरफ मुड़कर बोला, आज के ड्रिंक्स का पैसा मैं दे देता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं सही था तो भविष्य में मेरे ड्रिंक्स का पैसा देना मत भूलना। इतना कहकर कियान बार से निकल गया। अनन्या काफी देर तक मेज पर पड़े उस बिजनेस कार्ड को देखती रही। आखिरकार उसने वह कार्ड उठाया और अपने पास रख लिया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। बहुत संभव था कि अभी जो महिला आई थी वह सिर्फ एक ठग ही हो। उस रात नव्या ने फिर से एक सपना देखा। इस बार उसने एक मेमोरियल का सपना देखा। वह उसकी अपनी मेमोरियल या कहे कोलम्बेरियम, यानी जहां शव जलाने के बाद राख को सुरक्षित रख दिया जाता है और वहां श्रद्धांजलि देने फैमिली के लोग जा सकते हैं। राजवीर ने अपना वादा नहीं निभाया था। उसने उसकी राख को नदी में नहीं बिखेरा था। इसके बजाय उसने अच्छी वास्तु वाली जगह ढूंढकर उसे वहीं दफना दिया था। वहां एक मेमोरियल का पत्थर लगा था जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। उस पर उसकी एक तस्वीर भी लगी हुई थी। सपने में नव्या अपने आसपास की हर चीज देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। तभी कोई व्यक्ति उसकी मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने आया। वह काले कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में सफेद गुलदाउदी के फूलों का गुच्छा था। जब उसने अपने चश्मे उतारे तो नव्या ने देखा कि उसके सामने कियान खड़ा है। कियान के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। हालांकि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब नव्या ने अपनी मेमोरियल देखी तो वह काफी देर तक स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे पता था कि ओरिजिनल नोवेल में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब उसने अपनी मेमोरियल को अपनी आंखों से देखा तो उसके दिल में बिल्कुल अलग तरह की भावना उठी। कियान की उंगलियां धीरे से मेमोरियल के पत्थर को छूने लगीं। उसने धीरे धीरे उस पर लगी उसकी तस्वीर को सहलाया। काफी देर बाद उसने फूल वहां रख दिए और धीरे से बुदबुदाया, माफ करना नव्या, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम इस दुनिया से अकेली ही चली गई। मैं याद रखूंगा कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अगर सच में कोई अगला जन्म होता है तो याद रखना कि मुझसे यह कर्ज लेने जरूर आना। सुप्रिया आंटी ने जब शिखर को वह वीडियो दिखाया तो वह पागल हो गया। वह पूरी तरह टूट गया। तुम्हारी माँ भी इसे सह नहीं पाई। वीडियो देखने के बाद वह बीमार पड़ गई। आयुष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सुप्रिया आंटी पर चाकू से हमला कर दिया था। आह, वह इतना बुद्धिमान और चतुर इंसान था, फिर भी उसने इतनी बेवकूफी कर दी। जब मैं उससे जेल में मिलने गया तो मैंने उससे पूछा कि उसने समस्या सुलझाने के लिए इतना मूर्खतापूर्ण तरीका क्यों चुना। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कुछ भी मायने नहीं रखता। सुप्रिया आंटी मरी नहीं, चाकू उनके किसी जरूरी अंग पर नहीं लगा था। अस्पताल ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसने हमारे दूसरे चाचा के साथ अपनी शादी खत्म कर दी। फिर भी वह परिवार की आधी संपत्ति लेने में सफल हो गई और मुझे लगता है इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई। इन सब ने मिलकर कपूर परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। परिवार के बाहर के लोग मानते थे कि कपूर परिवार के पतन की असली वजह यह थी कि उन्होंने हमेशा नव्या को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार दिया था। सब लोग कह रहे थे कि उन्हें नव्या को इतना ज्यादा लाड प्यार करके नहीं पालना चाहिए था। नव्या ने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। इसी वजह से उसका और उसके परिवार का अंजाम ऐसा हुआ। लोग कहते थे कि यह कपूर परिवार की सजा है। उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। अगर कपूर परिवार ने नव्या को इतना बिगाड़ा नहीं होता तो ये सब कभी नहीं होता। लेकिन कियान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही नव्या ने बहुत सी गलतियां की हों, फिर भी वह उसकी बहन थी। वह अभी भी उनके परिवार का हिस्सा थी। नव्या, मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे परिवार के साथ जो हुआ वह तुम्हारी गलती थी। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि तुमने गोयल परिवारों से दुश्मनी मोल ली। असल में हम बस खुद को ही दोष दे सकते हैं कि हम इतने काबिल नहीं थे। हम खुद को ही दोष दे सकते हैं कि हम लोगों के दिल और उनकी असली नीयत को समझ नहीं पाए। नव्या, मुझे पता है कि तुम हमसे नफरत करती हो,
लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ग्रैंडपा से नफरत नहीं करोगी। उन्होंने बहुत कुछ सहा है। मुझे पता है कि वह तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन भले ही वह तुमसे प्यार करते हो, फिर भी वह हमारे परिवार के मुखिया हैं। उस समय उन्हें पूरे परिवार की रक्षा करनी थी, इसलिए वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। उस वक्त अगर ग्रैंडपा ने ऐसा फैसला नहीं लिया होता तो मेरे पिता मर जाते। वह नहीं चाहते थे कि हम सब तकलीफ झेलें, इसलिए उन्होंने तुम्हें परिवार से निकाल दिया। मुझे गोयल परिवार से नफरत है, खासकर मुझे विद्युत से नफरत है। सब लोग कहते हैं कि गोयल परिवार ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया और मैंने अपना घर खो दिया। कियान मेमोरियल के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। जब वह वहां से जा रहा था तो उसकी मुलाकात अभिषेक से हो गई। दोनों के बीच लड़ाई हो गई। हालांकि दोनों ने सूट पहन रखा था, फिर भी वे बच्चों की तरह एक दूसरे से कुश्ती करने लगे। लड़ाई के बाद दोनों जमीन पर लेट गए। उनकी आंखें लाल थीं और वे आसमान की तरफ देख रहे थे। भले ही वे एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन जिस इंसान से उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी वह खुद वे ही थे। नव्या इस सपने से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। सुबह कियान को काम से आए एक फोन कॉल ने जगा दिया। कियान ने आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की। उसने चेकदार पजामा पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वह नाइट क्लब वाली उस आकर्षक महिला की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी बचकानी मासूमियत झलक रही थी। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थीं जब वह फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की बातें सुन रहा था। वह व्यक्ति कंपनी में आई परेशानियों के बारे में बता रहा था। दरअसल अचानक से कंपनी के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई थीं। अचानक आई मुसीबतों के ढेर ने कियान की नींद पूरी तरह उड़ा दी। थत, यह सब क्या हो रहा था? इन समस्याओं को देखकर ही उसका सिर दर्द करने लगा। फोन रखने के बाद कियान उठा और मुंह धोने लगा। फिर उसने कपड़े बदले। ऐसा करते हुए वह उन अचानक आई समस्याओं के बारे में सोचता रहा। जितना वह सोचता उतना ही यह अजीब लगता। आखिर इतनी सारी झंझटें अचानक कैसे आ गईं? रुको, कहीं 2201 में रहने वाले उस कमीने का ही काम तो नहीं? हाँ, ये संभावना तो थी। छी, कमीना राजवीर, सिर्फ मेरी बहन का समय लेने के लिए वह इतनी घटिया हरकतें भी कर सकता है। वह आदमी सच में कुछ भी कर सकता है, लेकिन नव्या अभी भी बहुत छोटी है। उसे छीनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह समझ आने के बाद कियान अब उतना घबराया हुआ नहीं था। उसने कैजुअल कपड़े पहने और मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वह कल की तरह ही एक बार फिर राजवीर और नव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। नव्या, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अपने एक जानने वाले से मिलवाऊंगा। वह बहुत हैंडसम है और उसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। सबसे बड़ी बात, वह एक सभ्य और ईमानदार इंसान है। कियान ने अपनी आखिरी बात पर खास जोर दिया, जैसे वह इशारा कर रहा हो कि राजवीर न तो हैंडसम है और न ही काबिल। लेकिन राजवीर कियान की बातों के पीछे छिपे इरादे को समझ सकता था। कितना बचकाना। इसलिए राजवीर ने इस बात पर उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। कियान फिर बोला, वैसे वह आदमी काफी मशहूर है। वह एक सिंगर है। वह पहले अजीत के साथ उसी बैंड में था। उसका नाम नियम अग्रवाल है। वह एक भरोसेमंद इंसान है। नियम अग्रवाल। यह नाम राजवीर और नव्या दोनों को याद था। 3 साल पहले जुपिटर के एक कॉन्सर्ट में नव्या ने नियम अग्रवाल को एक गिफ्ट दिया था। वह हाथ से बुनी हुई ऊन की टोपी थी। यह सुनकर राजवीर ने नव्या को अपने तोटा और करीब खींच लिया और कहा, मुझे आज रात चेकअप कराना है, इसलिए मेरी प्राइवेट केयर फिजिशियन को मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, नव्या ने जवाब दिया। कियान ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरी बहन को भी कभी छुट्टी मिलनी चाहिए, है ना? जब भी तुम्हें कुछ काम हो, उसे हर बार तुम्हारे साथ रहने की जरूरत तो नहीं है। खैर, वह दिन में अपने काम करती है। वह 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहती, राजवीर ने जवाब दिया। अगर वह दिन में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है, तो क्या शाम को उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए? आखिर यह भी तो एक नौकरी ही है।
कियान की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, मैं वीकेंड पर समय तय कर लूंगा। तुम इतने खड़ूस तो नहीं होगे कि मेरी बहन को एक दिन की छुट्टी भी न दो, है ना? खैर, शायद मैं हूं, राजवीर ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में साफ दुश्मनी झलक रही थी। भले ही कियान का व्यवहार थोड़ा बचकाना लग रहा था, लेकिन उसने अपने कदमों के बारे में अच्छी तरह सोच रखा था। उसे राजवीर की सेहत के बारे में पता था। वह जानता था कि राजवीर किसी भी पल मर सकता है। अगर उसकी बहन सच में उससे प्यार करने लगे और वह मर जाए तो उसकी बहन क्या करेगी? नव्या को ऐसी चीजों का सामना नहीं करना चाहिए। कियान यह भी जानता था कि राजवीर नव्या के साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसे यह भी पता था कि 3 साल पहले राजवीर ने नव्या की जान बचाई थी। उसने अपने परिवार वालों से इसके बारे में सुना था। असल में वह राजवीर का बहुत आभारी था, लेकिन नव्या उसके परिवार का हिस्सा थी और कियान एक स्वार्थी इंसान था। वह अपने परिवार के लोगों के लिए सबसे अच्छा चाहता था।